स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे उपचुनाव पर मंथन की। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज नई दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा बढ़ने लगा है। सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियों की बैठकों का दौर भी जारी है। आपको बता दें, इन को सीटें हैं जिन पर आज चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने 9 सीटों के कुल 27 नामों का पैनल तैयार किया है, जिस पर नाम को लेकर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों को कौन सी सीट दी जाए, इस पर भी आखिरी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरएलडी के लिए मीरापुर सीट ही छोड़ेगी। खैर की सीट आरएलडी की मांग के बावजूद बीजेपी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी भी इस उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। कटहरी और मंझवा सीट निषाद पार्टी चाहती है। दरअसल पिछली बार कटहरी सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार लड़ा था, जबकि निषाद पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा के ने मंझवा सीट पर अपने सिंबल पर लड़ाया था। इसी आधार पर संजय निषाद दोनों सीटों पर इस उपचुनाव को मांग रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के लिए कई चुनौतियां उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसकी हर एक सीट बीजेपी के लिए कई चुनौतियां लेकर आ रही है। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है मुरादाबाद की कुंदुरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वह संभल सीट से सांसद हो गए। कुंदुरकी विधानसभा पर बीजेपी ने केवल एक बार 1993 में सफलता हासिल की थी। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35%। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने से खाली हुई है। ये समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है, जहां इस बार इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दिया गया है, वह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दी जा रही है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। सपा ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें, प्रत्याशियों के नाम ऐलान करते ही लिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तेज प्रताप अखिलेश के चचेरे भाई हैं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मिर्ज़ापुर के मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को और अंबेडकर नगर से कटहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को जगह दी है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने महेंद्र सिंह और प्रमोद गोस्वामी जी हैं। सबसे प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे प्रमोद जी से ही सवाल लूँगा। प्रमोद जी, लखनऊ में हलचल मच जाती है
और यूपी इसलिए थोड़ा हार्डकोर माना जा रहा है कि भाई 80 में 36 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई है 2024 के चुनाव में, उसके नज़रिए से। और अग्नि परीक्षा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, तो दोनों डिप्टी सीएमओ की भी है, दोनों डिप्टी सीएम की भी अग्नि परीक्षा है, भूपेंद्र चौधरी की अग्नि परीक्षा है, और ये पूरे संगठन की अग्नि परीक्षा है कि इस बार इन 10 सीटों में कम से कम 8-9 सीटें आपको चाहिए, वरना तो आप 27 के लिए आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रमोद जी। निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से ये 10 बाई इलेक्शन जो है वो विधानसभा के सामान्य चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो उसके कई रीजंस भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस पर स्टेक पर लगा हुआ है। तो और विशेष रूप से इन 10 उपचुनाव में जो अयोध्या की सीट है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी है। दोनों महत्वपूर्ण तो है ही, वो चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि वहां से अवधेश प्रसाद जी 8-9 बार वहां के विधायक रह चुके हैं, और वहां का जो जातिगत समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आप ये कह रहे हैं कि उनको 8-9 चाहिए, इसमें से देखिए जो 10 सीटों को जो बाई इलेक्शन होने हैं जी। उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक आरएलडी के पास है और एक निषाद पार्टी के पास है। ऐसे 5 सीटें आप कह लीजिए कि एनडीए के पास हैं, जबकि 5 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के पास है। जो समाजवादी पार्टी के पास सीटें हैं उनमें से मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत आसान नहीं है। हालांकि राजनीति में तो कुछ भी कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन आप करहल को ले लीजिए, आप वहाँ वर्कशॉप की कुंदरकी ले लीजिए, आप शीशामऊ को ले लीजिए, आप जो है मिल्कीपुर ले लीजिए। ये जो सीटें सारी हैं ये इनकी अपने गढ़ कह सकते हैं, या जो सांसद बने हैं उनका अपना वहां प्रभाव रहा है। वो एक नहीं कई बार के विधायक रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीतते रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव होंगे। तो अब आज बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, और उसमें वहां एक ये चर्चा तो आ रही है कि शायद आरएलडी को वो एक सीट दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही है, अब उसको तो एक मिलना मुश्किल हो रही है। अब वो देते हैं कि नहीं देते हैं, इसका फैसला तो आज उप मुख्यमंत्री भी जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, बाकी सारे जो हाईकमान है भाजपा का, वो सब आज बैठक इस पर डिसीजन ले रहा है कि किनको टिकट देनी है, किनको नहीं टिकट देनी है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़े दिलचस्प चुनाव होंगे, क्योंकि योगी जी ने भी गांठ बांध ली है कि हमको 7 सीटें 8 सीटें जीतना है। लेकिन सवाल ये है कि 7-8 सीटें कह देना और जीतने में बहुत फर्क होता है। हाँ, वैसे तो जैसे जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ों वाली सीटें हैं, इनमें सेंधमारी बहुत आसान नहीं। बिल्कुल, महेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। महेंद्र जी, दिल्ली में मैराथन है और ये पूरा टेस्ट है भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई का, मतलब पूरी टीम का, जो स्पेशल 26 बनी है उस पूरी टीम का टेस्ट ये है कि भाई 36 हारे हैं, इस बार तो कुछ कवर कराओ, वरना 27 में तो ये जो 36 सांसद हैं ये तो मुझे लगता है 360 के बराबर हो जाएंगे अगर इस उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया। जी बिल्कुल। दरअसल इस बार काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, और हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया है, और इंडिया गठबंधन में जो एक तरीके से कहा जाए कि सब कांग्रेस को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चुनाव ये हारते हैं, इनको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। इससे क्या हुआ कि एक ओवरऑल जो मोमेंटम बन रहा था इंडिया गठबंधन का कि ये अब बीजेपी बैक फुट पे है, तो अब बीजेपी फ्रंट फुट पे आ गई है। अब समाजवादी पार्टी जो है वो जो तैयारियां कर रही थी, और उसको ये लग रहा था कि एक मोमेंटम बना हुआ है समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन, माहौल की बात होती है, एक माहौल बना हुआ है, तो वो माहौल में अब बीजेपी ने थोड़ा डेंट लगा दिया है, कुछ ही कोई दो राय नहीं है। तो हरियाणा की जीत बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, मोराल बहुत बूस्टअप हो गया है। तो इसको देखते हुए अब
पेंच सिर्फ इस बात का है जो अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि जिस तरीके से आरएलडी की सीटें दो मांग रहे हैं आरएलडी वाले, और जिस तरीके से पूर्वांचल की दो सीटों का इनके जो एलाइज हैं उनको लेकर के जो बात नहीं बन रही है निषाद पार्टी के साथ में, तो वहां पर दिक्कत है कि अब निषाद पार्टी को, संजय निषाद को किस तरीके से कन्विंस करते हैं, क्योंकि वो जो दो सीटें मांग रहे हैं, एक में तो उनके कैंडिडेट लड़ा था, एक में बीजेपी ने उनके कैंडिडेट को लड़ाया था अपने सिंबल पर। तो अब वो दोनों सीटें वो चाह रहे हैं, अब वहां पर पेच फंस सकता है। आरएलडी भी दो सीटें चाह रही है, आरएलडी को भी एक सीट देना चाह रहे हैं। तो इनकी अब जो बात है वो एलाइज को लेकर के, एलाइज को कैसे मिलाया जाए। बीजेपी एलाइज को एक एक सीट देना चाह रही है और ये लोग दो दो मांग रहे हैं। अब वो मिल बैठ के अब क्या फैसला होता है वो एक चुनौती। दूसरी ये चुनौती है कि जो समाजवादी पार्टी के पास ऑलरेडी जो सीटें हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं, मतलब चाहे वो कानपुर की सीट का देख लीजिए, तो वो चाहे करहल सीट देख लीजिए या इलाहाबाद की सीट देख लीजिए, तमाम जगहों पर उनको हरा पाना थोड़ा सा समीकरण उस तरीके के नहीं है यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी को देखा जाए कि उनकी हार हो सकती है। तो अब राजनीति इस चीज को लेकर के है कि समाजवादी पार्टी को कैसे घेरा जाए और फिर एनआई को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई आप लोग एक एक सीट पर मान जाइए, और इसके बाद आगे तो कहीं देखा जाएगा। लेकिन अभी उपचुनाव चूंकि प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज इशू में आप लोग थोड़ा कम ले लीजिए। तो इस तरीके से कुछ कन्विंस हो जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ समझौता होता है। बिल्कुल। और रही बात भूपेंद्र चौधरी या और तमाम लोग जो लोग हैं, तो उनको तो कोई खास मतलब बाबा योगी या बाकी और लोग है वो तो देते हैं नहीं, जो अभी जिस तरीके से मेहनत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हर एक सीट पर उनकी पैनी नजर है, हर एक सीट की वो तमाम बैठके कर चुके हैं, तमाम चीजों को अपने नजर से देख रहे हैं। तो ज्यादा भूमिका योगी आदित्यनाथ की ही होने वाली है, बाकी सब लोग तो ठीक है जो जैसे सलाह मशविरा देंगे वो। लेकिन अविरल जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल जी, इतना लंबी बैठक क्यों? आप लोग का तो हमेशा 24 घंटे 12 महीने चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, तो इतनी बैठकों का दौर नहीं होना चाहिए। और आपको तो पता है टिकट किसको देनी है, आप उस आदमी को मजबूत कर दिए। उन्होंने जो 6 नाम दे दिए वो अभी से लग गए हैं, अब डेट का ऐलान थोड़ी वो होगा। अभी आपकी स्थिति ये है कि जो 10 विधानसभा है वहाँ पे 300 प्रत्याशी हैं और 40 प्रत्याशी आपकी पार्टी के हैं, 260 बाहर से आए हुए हैं, जिनके सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं उन्हीं 260 में से किसी एक को टिकट देने के। अब अगर करहल सीट की हम बात की जाए तो आपको पता होगा प्रत्याशी किसको बनाना है। अगर हम बात करें मुरादाबाद की किस सीट से होना तो आपको पता होगा, संभल की कौन सीट पे लड़ेगा ये आपको पता होगा। लेकिन इस बैठक से मुझे नहीं लगता कि जितना आप लेट करोगे, आप जिसको प्रत्याशी बनाओगे हो सकता है कि वो फील्ड पे निकला ही ना हो। अब सीसामऊ विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि मैं विकास कराऊंगा। और सबको पता है कि जब एक को टिकट नहीं मिलता तो 23 हराने चले जाते हैं उसको। और ये लगभग हर विधानसभा में हो रहा है, हर लोकसभा में हो रहा है। कोई नाराज हो जाता है, कोई कुछ होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी को सबको संजो के रखने की। अविरल जी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है संजोकर रखने का, साथ रखने का, तो निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता, सब नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारा एक लक्ष्य है और वो है जनता की सेवा करना। और उस लक्ष्य के साथ चलने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो उस लक्ष्य के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है जो आपको मालूम हो, भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई नेता होता है या कोई कार्यकर्ता होता है या कोई पदाधिकारी होता है, वो उस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ा होता है, वो टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ा होता है। वो विचारधारा के आधार पर चलने वाला व्यक्ति होता है, साथ साथ वो डिसिप्लिन में चलने वाला व्यक्ति होता है, अनुशासन से बंधा हुआ व्यक्ति होता है, और उसके साथ साथ उसका एक लक्ष्य होता है जो खुद ही उसको अनुशासन में ले आता है। जो लक्ष्य है वो है मां भारती की सेवा।
इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा में, देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में लगा हुआ। और जहां तक विषय है उपचुनाव का, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। और सशक्त इसलिए है क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं, गांव गांव में हैं, और हमारा मजबूत कैडर है, बूथ लेवल तक हमारी टीम है, और जनता के साथ हमारा सीधा संवाद है। जनता की समस्याओं का हल करना हमारा एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारा प्रदेश का संगठन भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाने चलिए, उनका जवाब निश्चित रूप से जनता देगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, क्योंकि हम जनता के मध्य में बने हुए हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, जनता के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। विकास के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, जनता के आधार पर हम कार्य करने वाले लोग हैं। हमारे से खेत में खड़ा किसान भी खुश है, काम कर रहा मजदूर भी खुश है, साथ साथ शिक्षक भी हमसे खुश हैं। हर वर्ग का, हर व्यक्ति, हर जाति का हर व्यक्ति, हर मजहब का, हर धर्म का हर व्यक्ति, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, प्रदेश में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं बचा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कार्य किया। बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया। रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया। हमने सड़कों को बनाने का काम किया, गड्ढा मुक्त प्रदेश करने का काम किया, विकास करने का काम अभी किया। नहीं हुआ है, अभी 30 अक्टूबर तक चलेगा। गड्ढा मुक्त वाली बात पे बोल रहा हूं मैं, अभी कहाँ हुआ गड्ढा मुक्त? 30 अक्टूबर तक चलेगा ना वो अभियान। तो जी, तो जो अभियान चल रहे हैं उनकी बात ना करिए, गंगा सफाई की बात करिए। और इतनी बातें आपने बता दी। आपको पता है जौनपुर की एक सीट पे एक वहां से एक वो लड़े थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पूर्व, अभी लड़े थे चुनाव, आपको याद होगा। तो वहां पर वो जब वो गए लोगों से मिलने, तो उन्होंने कहा, दो विधानसभा में वो गए तो कहें अरे आप कैसे आ गए, हमने तो आपको टीवी पे देखा है। ये मुझे जो लोगों ने बताया, कहते मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। कहते आप भी लड़के और विधायकों की तरह नहीं आएंगे, एक ही बार आएंगे ना आप। ये कह रहे हैं लोग, आपके विधायक मिलने नहीं जाते हैं। आपकी 36 सीटें अगर कम हुई हैं या जो भी कम हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे ही विधायक बनते हैं, पहले तो भैया भैया करते हैं, और जैसे विधायक बनते हैं तो 2 गाड़ी काफिले में जुड़ जाती है और चुपचाप वहीं से हाथ जोड़ रहे, शीशा उठा नहीं रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ विरल भाई, इस चीज को मानिए आप। जी नहीं, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकारता हूं, लेकिन इस बात को भी जानना जरूरी है कि अन्य प्रदेशों में जहां हमारी सरकार आ रही है, साथ साथ हरियाणा का कॉन्फिडेंस मत लीजिए, यही कांग्रेस को ले गया है। मैं बता रहा हूं, जो उनको 99 सीटें आई तो उनको लगा हमने किले फतेह कर लिया, तो किसी से गठबंधन नहीं, गठबंधन पे 99 आई और फिर कह रहे गठबंधन नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। ये इस मुगालते में कोई पार्टी ना रहे। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीती है, 51 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश में है, तो इस बात को भी जानना आवश्यक है कि वहां भी हमारे विधायक हैं और वही विधायक हैं, और जनता ने चुनने का काम किया है। तो इसीलिए किया होगा क्योंकि वे विकास के आधार पर कार्य कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, जनता के मध्य में है, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को हल करने का, निस्तारित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए निश्चित रूप से जनता ने भरोसा जताया होगा और चुनने का काम किया होगा। और रही बात लोकसभा चुनाव में, इंडी गठबंधन मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, इस बात को मैं आपकी मानता हूं कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर मजबूत हुआ। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे एकमात्र कारण रहा झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, बार बार बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, संविधान के नाम पर बोलना, संविधान को हटाने की बात झूठ तरीके से प्रसारित करना, जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना। और इस बात को सब लोग जानते हैं, जो भी LLB ग्रेजुएट होगा, अगर नहीं भी होगा, कानून को जानता होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, वो जानता है। केशवानंद भारती केस में स्पष्ट लिखा है कि पार्लियामेंट के पास किसी प्रकार का ये राइट नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया जा सके। उसके बाद भी राहुल गांधी तो एक प्रकार से पढ़े लिखे होंगे शायद, अगर वो पढ़े लिखे हैं। सब पढ़े लिखे थे। अब आपको बताऊं, अगर ये बात जो एक लाइन में आपने खत्म कर दी ना, ये तो देश के गृह मंत्री को खत्म कर देनी चाहिए थी। वो तो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने 27 बार किया, राजीव गांधी ने 22 बार किया। ये बात उस टाइम क्यों नहीं बोली आप लोगों ने? इसी पे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं अवरल मलिक का। अवरल, ब्रेक से आने पहले मैंने आपसे सवाल किया कि भाई जो आप इतनी आसानी से बात समझा दी, पूरा चुनाव इस पे हो गया, आपको पहले बता देनी चाहिए थी ये बात। तो जी नहीं, देखिए जहां तक बात बताने का विषय है तो जनता जानती है और हमने जनता को बताया। और जहां तक बात है, जिस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा संविधान को बदला जाएगा, तो सरल भाषा में गांव में जाकर उन्होंने कहा कि संविधान बदला जाएगा और निश्चित रूप से अमेंडमेंट को बदलना ही कहते हैं। और जहां तक बात है अमेंडमेंट की, अगर अमेंडमेंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा गांव में जाकर ग्रामीण लोगों के मध्य में, तो इस बात को, इस शब्द को वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आखिर इसमें क्या गलत कहा गया कि संविधान में परिवर्तन लाया जाएगा, बदला जाएगा? ये निश्चित रूप से अमेंडमेंट को बदलना ही सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में उनके द्वारा कहा गया। उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया, गलत तरीके से प्रचारित किया गया, गलत तरीके से पेश करने का काम जनता के मध्य में किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया? आखिर वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया, टीएमसी के द्वारा किया गया और अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया गया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए जनता को गुमराह किया, कॉमन सिटीजन को गुमराह किया, गलत तरीके से वोट डलवाने का काम किया। जनता एक प्रकार से इस विषय के आधार पर गुमराह हुई और ये एक प्रकार से अपराध है। जनता समझ रही है कि कितना बड़ा अपराध इंडी गठबंधन के नेताओं ने गुमराह करने का किया है एक कॉमन सिटीजन को, और जनता इस विषय को माफ नहीं करेगी इन लोगों। चलिए साजिद भाई, जनता आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी, गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं संविधान की किताब दिखा के। देखिए, मैं इनको सबसे पहले बता दूं, शायद इनको जानकारी नहीं है मेरे साथी प्रवक्ता को, कि 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी नहीं लगी थी और इनके कर्नाटक के एक सांसद थे जो भाजपा से ही हैं, अनंत कुमार हेगड़े। उन्होंने सबसे पहले संविधान पे बोला। उन्होंने कहा कि आप हम लोगों को 400 सीट जिता दीजिए और हम संविधान बदलने का काम करेंगे, देश को नया संविधान देंगे। इसके बाद मेरठ से इनके एक सांसद हैं जो उस समय प्रत्याशी थे, जो भगवान राम बनते हैं 1-2 मूवी में और कुछ में विलेन भी बने हैं वो, और एक सीरियल में उन्होंने भगवान राम की, जिनको अरुण गोविल कहा जाता है, का किरदार निभाया है। लेकिन कई मूवी में उन्होंने विलेन का भी किरदार निभाया है जिसमें उन्होंने रेप किया है। उनका भी यही कहना था कि हम संविधान बदल देंगे। और एक लल्लू सिंह जी थे जो अयोध्या से सांसद थे, जो अयोध्या अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक परेशान किए हुए, उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। तो वही अयोध्या के सांसद थे लल्लू सिंह जी, उनका भी कहना था। तो संविधान की बदलने की बात विपक्ष ने नहीं कही, संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कही और उन्होंने कहा था। और जब उन्होंने कहा तो पब्लिक में चर्चा हुई, तब उस पर हम लोगों ने बोलना शुरू किया था। और वो संविधान बदलने जैसे ये हालात हैं, वैसे भी देश में क्या बचा है। आप देखिए, जिसकी बात कर रहे थे कि किसान बहुत खुशहाल है, किसान के अगर 4 खेत हैं तो उसके 4 परिवार में सदस्य हैं, तो चारों रात भर रखाते हैं कि उसकी फसल बर्बाद ना कर दें जंगली जानवर। अभी बाढ़ आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को मुआवजा दिया है? अभी तक 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया है। चुनाव प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है, अभी डेलीगेट्स के चुनाव हुए हैं, नॉमिनेशन नहीं करने दिए भारतीय जनता पार्टी के। और इसी गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी ने, उसने विधायक को वहां पे क्या थप्पड़ कांड हुआ है पूरा देश जानता है। किस लिए हुआ था? क्योंकि वो नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे थे। तो किस तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया करा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी तो उसमें खड़ा होने लगा है कटघरे में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे उनको धीरे धीरे कैसे खोखला करना शुरू कर दिया है। देश की जनता का भरोसा उठने लगा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके किसान जब दिल्ली में अपनी बात करने आते हैं तो किलो कांटे और बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, जैसे कि विदेशी कोई बॉर्डर हो, देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या उन किसानों का, अन्नदाताओं का नहीं है? ये देश, हिंदुस्तान, दुनिया में नंबर 1 किसानों की आत्महत्या वाला देश बन चुका है। तो आत्महत्या कौन कर रहा है? किसान परेशान है तभी आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र से आप लेकर देख लीजिए, यूपी और वेस्ट यूपी और पूरा आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश तक सभी जगह किसान बेचारे बदहाल हैं। और ये बात कर रहे थे जब 2017 में चुनाव, 2016 में बरेली में ही एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई? अरबों खरबों रुपया उस पर बर्बाद कर दिया गया।
प्रोजेक्ट पे डीपीआर बनी, पूरी आईसीएआर, और जितनी भी कृषि अनुसंधान और कृषि विश्वविद्यालय हैं, सबके कुलपति शामिल हुए, कहीं कुछ नहीं हुआ। सड़कों की बात कर रहे हैं, इनकी स्मार्ट सिटियों में लोग उन सड़कों में गिर गिर के लोगों की जो है वो एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है। तमाम हर दिन जो है वो पूरी यूपी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और हर दिन 100-200 लोग की जान जा रही है सड़कों के गड्ढों के कारण। आप चाहे बरेली हो या जितनी भी स्मार्ट सिटी हो, आप देखिए कि शहर में गड्ढे खुदे पड़े हैं, लोग निकल रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। एक यहाँ बारिश के दौरान एक सरिया लेकर जा रहा था ठेले पे, और गड्ढे में उसका ठेला पड़ा, वो सरिया के नीचे दब के मर गया। इसी तरीके के तमाम हालात हैं। कहाँ बेरोजगारी है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है तो वो बताए, वो विकास अपना गिनाए, तो जनता उनसे खुश हो, तो जनता उनके साथ। और यहाँ के लोग जो है वो थप्पड़ कांड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरे नहीं। अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ यूपी में होता है तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सभी 10 की 10 सीटें हारेगी, और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जनता, यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है। यही संकेत लोकसभा चुनाव में दिए थे और यही उपचुनाव में भी है। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ना ही 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं युवाओं को, और ना ही 15 लाख रुपए खाते में आए। और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, पीएम केयर फंड के नाम पर, और तमाम और अन्य योजनाओं के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना खजाना भरने का काम किया है कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर लोगों के यहाँ छापे मारे हैं। उसके बाद उनके यहाँ छापे मारने के बाद मामला निपटाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया गया है। चाहे तमाम जो है वो दुबई की और तमाम संस्थाएं, जिसमें चाइना की भी कुछ कंपनियां हैं और लॉटरीबाज कंपनियां भी हैं, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर आई थी, वो भ्रष्टाचार में खुद दलदल में डूब गई है। युवा परेशान है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं धड़ाम है, मशीनें कमीशन के लिए खरीदी गई हैं लेकिन वहां चलाने के लिए अटेंडेंट नहीं है। और अभी हाथरस कांड हुआ था, उसके एक महाराज थे, बहुत ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चीख रही थी। तो वो महाराज अभी लखनऊ हजरतगंज में अपनी नोटिस का जवाब देने के लिए गए थे, वहां अधिकारियों के समक्ष अपने बयान दर्ज कराने गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के एक पूरनपुर के विधायक थे, जिनकी किस फॉर्च्यूनर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था, उनकी गाड़ी से गए थे और उनका ना ही एफआईआर में नाम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं कि वहां 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई, और तमाम लोगों की मौत इस बात पर हुई कि क्योंकि वहां पे पीआईसी और सीआईसी पे इलाज नहीं मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्या चिकित्सा सुविधाएं हैं, और ये चिकित्सा सुविधाओं की हकीकत आप हर दिन जान सकते हैं कि जब भी एक्सीडेंट या कोई भी बड़ा हादसा होता है तो पीआईसी सीआईसी पे लोगों को इलाज नहीं मिलता और उनकी जिंदगी चली जाती है, उनकी जान चली जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है, और इसके अलावा इनके पास कोई भी विकास कार्य नहीं है, ना ही विकास कार्य किए हैं। अगर विकास कार्य किए हैं तो गिनाए कहाँ किए हैं, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं। केवल इनके लंबे चौड़े वायदे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। भारतीय, आप जब बोलिएगा तभी तब तमाम सवाल करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप अगर मुझे ये बता सकें कि आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, किस साल में दिया है? आपको 11वीं साल चल रही है केंद्र में, और 8वीं साल शुरू होने वाली है आपकी यूपी में। लेकिन यूपी में क्या विकास हुआ है? कितनी स्मार्ट सिटी बनकर चल गई हैं? कहाँ देश में बुलेट ट्रेन है? और आप बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान का ऐसा कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान में जाके मेहमान नवाजी करके आए 2015 में। वहां अफगानिस्तान से उड़ान भरी आना था इंडिया, और पहुंच गए पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के साथ, बेटी की शादी में। आप समझ लीजिए कि कितने भारतीय जनता पार्टी की क्या कथनी। और फिर उसके बाद पठानकोट एयरबेस में वहां पाकिस्तान के सैनिक और तमाम एजेंसियां आई। आपने कितने हाईवे ऐसे बनाए हैं जहां की विमान उतर सके, लड़ाकू विमान उतर सके? कौन सा काम आपने पूर्ण किया है 11 साल में, और क्या वक्त चाहिए? तो देश की और प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है। अगर निष्पक्षता से चुनाव होते हैं और आप जब देश की जनता चाहती है कि ईवीएम हटाना, तो फिर आप लोग देश की जनता की मंशा को जानिए। और आप लोग कह रहे हैं हमें तो जनता जिता रही है तो ईवीएम हटाइए और चुनाव कराइए और देखिए रिजल्ट क्या होता है। चलिए दोनों लोग को रोकूंगा, प्रमोद जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी के पास, अरे चलिए मैं आऊंगा। प्रमोद जी,
जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचेगी इस बार? वैसे बहुत जल्दी सवाल है, लेकिन एक मूड होता है कि भाई उपचुनाव में चलिए ठीक है, इनको क्योंकि अभी 1.5-2 साल का समय बचा हुआ है। और इस बीच जनता के मन में भी क्या है, ये भी लोगों को लगना चाहिए कि अभी हाल में क्या मुद्दे हैं। प्रमोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी, मेरा सवाल था आपसे, जिस तरीके से अभी जनता किस मोड पर है, उसके लिए हाल में जो मुद्दे हैं, जैसे अभी महंगाई, आप लखनऊ में तो आपको पता होगा कि टमाटर कहाँ पहुँच गया, लहसुन कहाँ चला गया, तो सबके सिलेंडर कितने रुपए का है। तो ये मुद्दे अभी भी वर्क करेंगे, या इनके सिवा जो अन्य 2024 में कुछ आए थे मुद्दे, उन्हीं पर चलना है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता का मूड है वो अपनी जगह पर है। चूंकि उत्तर प्रदेश की, या यूं कह लीजिए कि धीरे धीरे देश की राजनीति जो है वो जातिगत कबीलाई राजनीति हो गई है। तो जो भी परिणाम आ रहे हैं वो कबीलाई राजनीति के हिसाब से हो रहे हैं, और सारे राजनीतिक दल जो हैं अब उनको जनता के विकास का, रोजगार का, गरीबी का, महंगाई का उस पर ध्यान नहीं रहता है। वो वादे रहते हैं, घोषणा पत्र में उसका उल्लेख होता है, और फिर डिबेट पर भी यही चीजें होती हैं। लेकिन सत्यता यह है कि जातिगत आधार पर पूरी राजनीति या चुनाव सिमट गए, और उसमें फिर इन चीजों का कहीं ना कहीं ये गौड़ हो जाते हैं। जो विकास है, मैं कहीं ना कहीं जो भी कारण है, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये इस चुनाव पर जिस पर हम आप डिबेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि वो, और योगी जी के लिए कुछ विशेष रूप से होंगे। जिस ढंग से केंद्र से यूपी योगी जी पर हमले हुए हैं, उस हिसाब से ये, और जो 24 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो 80 में से घट के 33 पे आ गए, तो वो सारी चीजें एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही। तो इसलिए इन उपचुनाव को जीत के एक योगी जी या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ये संदेश देना चाहेगी कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन अभी जनाधार हमारा है, ये जताने की कोशिश करेगी। क्या होगा ये तो परिणाम आने पे पता लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो सीटें हैं उन सीटों को जीतना, समाजवादी पार्टी से जो 5 सीटें, उन 5 सीटों को जीतना बहुत मुश्किल है। अब राजनीति में तो कुछ भी कहा जा सकता है या कुछ भी हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं। अब वो तो चुनाव परिणाम पान पे पता लगेगा। लेकिन अविरल जी को एक बधाई जरूर देंगे कि अविरल जी जैसे नाम है वैसे ही वो अविरल उनकी धारा बहती है। चाहे वो विकास की धारा हो, चाहे रोजगार की धारा हो, चाहे शिक्षा की धारा हो, चाहे गरीबी की धारा हो, चाहे टमाटर महंगाई की हो, ये सारी चीजें सस्ता कर देते हैं। तो महंगाई जो है वो हट जाती है, बेरोजगारी दूर हो जाती है, विकास अविरल रूप से चलने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। एक प्रवक्ता के रूप में ठीक में है, वो अपनी जगह अच्छा बोलते हैं, इनकी पार्टी का पक्ष अच्छे ढंग से लगते हैं, लेकिन ये जनता है, ये सब समझती सब है। चलिए महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। महेंद्र जी, दोनों ही जी पार्टियों को आपने सुना, मतलब दोनों लोग के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन जिस व्यक्ति को कहना है जनता को, वो क्या सोच कर दे वोट, कि हम महंगाई कम करें या देश मजबूत करें। महंगाई कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, या फिर हमें फिर से इन उपचुनाव में लगेगा कि आपका एक वोट कश्मीर में आतंकवादियों को रोकने का काम करेगा। ये बात हमको मुरादाबाद में किसी विधानसभा में या अम्बेडकर नगर की किसी विधानसभा में कोई नेता कहता मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा। वहाँ बात अगर इसकी तो नहीं होगी कि भैया हम टमाटर सस्ता करेंगे, वहाँ बात इसी की होगी आप ईवीएम पे एक वोट दबाएंगे तो कश्मीर से में पाकिस्तानी गतिविधियाँ रुक जाएंगी। विशाल जी, एक बड़ा आश्चर्य कहीं ये भी ना हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर की रैली ना हो जाए उपचुनाव में। कुछ कहा नहीं जा सकता है इस तरीके से। इन उपचुनाव को लेकर के इतना हाइप है 10 सीटों को लेकर के कि मतलब
हर जगह हाइप है, चाहे वो नेशनल मीडिया में हो, चाहे वो आम जनमानस के बीच में हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टेट का चुनाव हो। पहले कभी जब उपचुनाव होते थे तो पता भी नहीं चलता था, बगल वाली सीट को के आदमी को भी नहीं पता चलता था यहाँ पर कुछ है क्या। इस बार ये नेशनल इशू बना हुआ है कि उपचुनाव है साहब, और मीटिंगें चल रही हैं लगातार। मतलब दिख रहा है कुछ होते हुए। अखिलेश यादव पूरा जान लगाए हुए हैं, पूरा मुख्यमंत्री पूरी जान लगाए हुए हैं, डिप्टी सीएम जान लगाए, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टेट का चुनाव हो रहा है। इतना ज्यादा इस पे तवज्जो दिया जा रहा है, जबकि ये तवज्जो अगर सरकार या विपक्ष भी अगर सरकार को घेरने में लगाते हैं, मतलब विपक्ष की सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीतना या हराना या कुछ। अगर आप विपक्ष में हैं और मजबूत विपक्ष में हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप जनता के इश्यूज को लेकर के लगातार बात करिए, सरकार को घेरिए। उसके बजाय 10 सीटों में, अच्छा मान लीजिए विशाल जी कोई हार जाता है, एक आध कम ज्यादा हो जाती, मान लिया 5-5 हो जाता है या 6-4 हो जाता है, क्या फर्क पड़ जाएगा? न सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला है, न विपक्ष के पास में कोई फर्क पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ये सरकार गिर जाएगी, ना विपक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। 10 सीटों के इधर उधर किसी के पास 10 की 10 भी चली जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ये पड़ना है कि जो मुद्दे हैं, अभी जिस तरीके से बरसात का मौसम आया था, क्या हाल था पूरे प्रदेश में, तमाम जगहों पर जहां बाढ़ आई हुई थी, फसलें चौपट हो गई, सब किसान परेशान हैं, उन सब चीजों को देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में तमाम कितने स्कूल हैं, विपक्ष के पार्टियां क्या ये नहीं कर सकती? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, जितने बिल्कुल बदहाली के स्थिति में है वहां जाएं और वीडियो बनाएं कि देखिए साहब मैं इस जिले का जिला अध्यक्ष हूं और जाके देखिए हमारे इस इलाके में, इस ब्लॉक में ये स्कूलों में बदहाली है। ये नहीं है, आप वहां पर आप सरकारों को बेनकाब कीजिए, अस्पतालों के सामने जाके वीडियो बनाइए, बेनकाब कीजिए वो सारी चीजें, तो जिससे सरकार को आप घेर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे होंगे कई सालों से नई सड़कें नहीं बन रही, केवल वो उनके ऊपर मतलब एक कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है 1-2 महीने में, ये सब कुछ यहाँ थोड़ा चिपड़ दो बढ़िया हो जाए दिखने में, वो 1 महीने चलती है, उसके बाद फिर टूट जाती है। उसी तरीके से विपक्ष को ये चाहिए कि इन मुद्दों पे हंगामा खड़ा कर दें पूरा, ये करना चाहिए, उनका दायित्व है, उनका हक है उस सारी चीजों को। मतलब वो घेर भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ, नेशनल मुद्दों को मत उठाइए, नेशनल मुद्दों को नेशनल परिदृश्य में जाने दीजिए। हाँ, आपको बिल्कुल लोकल जिन जगहों पे चुनाव होने, कानपुर की शीशामऊ सीट पे अगर चुनाव होना तो शीशामऊ की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको तो लेके आइए। अरे तो वहाँ की प्रॉब्लम, महेंद्र भाई मैं बताऊँ आपको कि वहाँ सबसे बड़ा देश विदेश में सबसे मशहूर शीशामऊ नाला, जिसमें आज भी गाड़ियां डूब रही हैं, वहां पर वहां सेल्फी ले गए सीएम साहब, सब कुछ हो गया कि ओके कर दिया, अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट बनाई, अधिकारियों ने ऐसा पेपर वर्क दिखाया कि सब कुछ ठीक है, और अभी बरसात में वहां गाड़ियां तैरती मिली। हाँ वही कह रहा हूँ। तो ये कर्तव्य है, एक तो हमारे मीडिया का भी ये कर्तव्य है कि एक्सपोज करे, और दूसरा विपक्ष को तो किसी का डर नहीं होना चाहिए। मीडिया को तो कम से कम थोड़ा डर है, लेकिन विपक्ष को तो डर नहीं होना चाहिए। विपक्ष को तो बल्कि मीडिया की आवाज ही विपक्ष को बनना चाहिए, मतलब एक्सपोज करना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं या जो विपक्ष बता रहा है या जो मीडिया आप एक्सपोज कर रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए। तो कोई आपको ऐसा नहीं, कोई आपको आपकी आलोचना जो हो रही है वो आपको एक सच दिखाया जा रहा है, जो आपके अधिकारी वो आप तक नहीं पहुंचने देते हैं। जरूरी नहीं मुख्यमंत्री तक सारी चीजें पहुंचे, जरूरी नहीं कि जो हमारे बड़े नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन तक सारी चीजें पहुंचे, लेकिन वो सारी चीजें मीडिया के थ्रू, विपक्ष के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अगर पहुंचती तो एड्रेस करना चाहिए। विकास तो तभी होगा, वरना तो केवल कहते हैं कि मीडिया में आप बाइट दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐड देते हैं तमाम। जिस प्रदेश का चुनाव होता है उसके 6 महीने पहले से आप देखिए सारे पेपर्स में, सारे न्यूज़पेपर में भर भर के ऐड आता है, एक एक पन्ने का ऐड आता है, लगातार ऐड आता है। ऐसा लगता है कि देश में कुछ करने को बाकी नहीं रहा, सब कुछ हो गया है, सब कुछ एकदम वहां पर ऐसी स्थिति आ गई है जैसे कि सब डेवलप, सब बिल्कुल राम राज्य है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ना पक्ष काम कर रहा है ना विपक्ष काम कर रहा है, दोनों बैठे हुए हैं हमारे साथ। अविरल जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, और जहां तक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक है, अगर दोनों पार्टियों की तुलना कर ली जाए और कालखंड की तुलना कर ली जाए,
हमने देश भर में किस प्रकार से कार्य किया और इनकी 60 साल तक सरकार रही, इन्होंने क्या कार्य किया, जो बेसिक चीजें, जो बेसिक सुविधाएं। अफजल भाई बहुत माफी के साथ रोकूंगा, ये क्लियर कर दीजिए 65, 60 या 70? मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। कोई कहता 70 साल तक रहे, कोई कहता 65, फिर 60। जी नहीं, देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जहां तक इनको खुद नहीं मालूम है। कालखंड की बात है, 60 साल के जो कालखंड की इनकी बात है, तो बिजली पानी यही ये लोग नहीं पहुंचा सके, ये पेयजल नहीं पहुंचा सके, ये बिजली गांव तक नहीं पहुंचा सके, के खंबे हजारों गांव तक ये नहीं पहुंचा सके थे। साथ साथ जिस प्रकार से हमने जनधन खाते खुलवाए, मुद्रा एक प्रकार से प्रारंभ करने का हमारे द्वारा कार्य किया गया, तो ये जनता के लिए है। हम स्वरोजगार की बात करते हैं, हम स्वरोजगार में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और रही बात जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यहां मौजूद है, इन्होंने कहा 15-15 लाख, ये 15-15 लाख बार बार आ जाते। नंबर एक, अगर 15 लाख की बात कर ली जाए तो 15 लाख नहीं, मैं अपने लिए भी कहता हूं और हर व्यक्ति के लिए 15 लाख छोड़िए, लोगों को 15-15 करोड़ से ज्यादा मिल गए। किस रूप में मिल गए, अब मैं इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं। अनेकों योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का कार्य किया, देश का विकास करने का कार्य किया, गरीब के हित में कार्य करने का काम किया, साथ साथ बिजली पानी पहुंचाने का काम किया। उसके साथ साथ भारत को वैश्विक पटल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया, सेना को मजबूत करने का कार्य किया, सेना को आधुनिक करने का कार्य किया, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया। और रही बात कश्मीर की, कश्मीर में आज पत्थरबाजी नहीं होती है, हमारे सैनिक पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। पहले उनके ऊपर पत्थर मारे जाया करते थे। इस विषय पर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को कभी चर्चा कर लेनी चाहिए। क्या सैनिकों का कोई दर्द नहीं है? सैनिकों की हत्याएं बढ़ गई है, सैनिकों पे हमले बढ़ गए हैं। पढ़ के आइएगा, सैनिकों पढ़ के आइएगा। आऊंगा साजिद भाई, आऊंगा साजिद भाई, आऊंगा आपके पास। जरा वो खत्म कर ले, फिर आपके पास आता हूँ। हेमराज और उनकी हत्या हुई थी, जो सरकार के ले गए थे, बदला रहे थे। प्रवक्ता है, आप मत बोलिए मेरे बीच में, आप बैठ बात आप बोल लीजिए। आप नहीं, आप जो समाजवादी पार्टी को बार बार कोट कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। आप पढ़कर आइएगा, वहां पर हमले बढ़ गए हैं, सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। आप अरे सारी चीजें पहले से चल रही थी, सड़कें भी बन रही थी, योजनाएं भी मिल रही थी, सरकारी योजनाओं का भी। आप केवल आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाई है, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलना मुश्किल हो गई, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं आपने नोट। अरे ऐसे नहीं हो पाएगा ना, दोनों लोग को सुनना पड़ेगा भाई। साजिद भाई आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। जरा अविरल की बात खत्म हो जाए, अविरल की बात खत्म हो जाए। चलिए जल्दी से अविरल अपनी बात को पूरा करें। नहीं देखिए, ये स्वार्थ सर्वोपरि की बात करते हैं। हम सॉइल हेल्थ कार्ड चलाते हैं, किसान सम्मान निधि चलाते हैं, किसानों की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश की रही बात, उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपए तक का लघु एवं सीमांत किसानों का करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने किया। इस विषय पर भी आपको 2 शब्द बोलने चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ कंटेंट बोलने के लिए नहीं है। आप केवल वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं, और अखिलेश यादव जी वही बोलते हैं जो उन्हें झूठ प्रसारित करना होता है। वो तथ्यों के आधार पर नहीं बोलते हैं। वो 4 योजनाओं का नाम आज तक नहीं लिए, 4 योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, मुद्दों के आधार पर करिए ना डिबेट। आप उनमें कमियां निकालने का काम करिए अगर आप में हिम्मत है। आप निकालिए जनधन योजना में एक कमी, आप निकालिए फसल बीमा योजना में एक कमी, आप निकालिए सॉइल हेल्थ कार्ड में एक कमी, आप निकालिए जो हमने शौचालय बनवाए उनमें एक कमी, हमने आवास देने का काम किया उनमें एक कमी निकालिए। आप पक्के मकान नहीं दे सके, हमने लोगों को पक्के मकान देने का काम किया, पक्के मकान देने की हमने चिंता की। आपने फायदा पहुंचाया होगा गायत्री प्रजापति, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को, लेकिन हमने फायदा पहुंचाया गरीब माँ को। गरीब माँ की चिंता करने का हमारी पार्टी के द्वारा कार्य किया गया। इसीलिए मुझे गर्व है अपनी पार्टी पर। समय की कमी है। और दूसरी चीज, एक योजना जो आप खुद नहीं बता रहे हैं, जिससे यूपी में युवाओं को बहुत लाभ हो रहा है, शायद आपको जानकारी में ना हो, क्योंकि इतनी योजनाएं आप लोग चलाते हैं, इतनी जन कल्याणकारी। तो उसमें सबसे बड़ी योजना जो है ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके तहत युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। इस योजना को अगर आप अपनी 10 डिबेटों में कहेंगे तो कई युवाओं को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। इस योजना का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया। अब युवाओं को अगर रोज़गार मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लेकिन बैंकों में लोन नहीं हो पा रहा उनका। बैंकों को बाकायदा ड्यूटी लगाई गई थी, बताया गया था कि आपको हर महीने 10 लोन ऐसे करने हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इस पर थोड़ा दिखवा ली। साजिद भाई जल्दी से जवाब दीजिए।
मैं इनको बताना चाहता हूँ, जितनी कृषकों की योजनाएं हो या आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जब से देश में हुकूमत देश की आज़ादी के बाद बनी है, तब से लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या और तमाम स्वास्थ्य योजनाएं हो, चाहे एनआरएचएम हो। शायद ये जानते भी नहीं एनआरएचएम के कितने घटक होते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन ये केवल अपनी बातों से, क्योंकि जुमलेबाज पार्टी के ये भी प्रवक्ता हैं, तो जुमलेबाजी में इनसे कोई जीत नहीं सकता। इन्होंने ना काम किए हैं, केवल बेरोजगारी दी है। इन्होंने सरकारी योजनाओं के नाम बदलकर, जिलों के नाम बदलकर, केवल उनको किसी को 110 से 112 कर दिया है, किसी जिले का नाम बदल दिया है, और नफरत बढ़ाने का इन्होंने काम किया है देश में 10-11 साल में। ये नफरत का आलम है कि भाई भाई से लड़ने लगा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ने लड़ा है, और तमाम इस तरीके के काम होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने, चाहे लैपटॉप योजना हो, युवाओं को रोजगार देने का काम हो, तमाम लड़कियों को साइकिल देने का काम हो, उनके लिए इंटर डिग्री कॉलेज हो, और यूपी में चाहे बदायूं में मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज हो, तमाम मेडिकल कॉलेज खोले, तमाम इंटर डिग्री कॉलेज खोले, तमाम एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए हैं जिन पर लड़ाकू विमान उतर जाएं। देश की आजादी के बाद से कभी भी नहीं बने थे। और शायद इनको मालूम नहीं है कि ये 60 साल कहते हैं। 60 साल में जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की 96 से और 2004 तक की सरकार रही है, 13 दिन 13 महीने ऊपर 5 साल। तो ये शायद केवल कुछ इनके लिखे पढ़े जो है पता नहीं कहाँ से नोट करके लाते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और उसी पर बोलते हैं बस। चलिए अभिमान नहीं ली। चलिए समय की कमी है साजिद भाई, समय की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम लोग बात कर रहे हैं उपचुनाव पर मंथन। अब देखना होगा जिन 11 विधानसभाओं में चुनाव है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सारी पार्टियों ने चर्चा, मीटिंग, प्रत्याशियों की घोषणा से सियासी पारा बढ़ा दिया है। यूपी में चुनाव है और हलचल तेज दिल्ली में हो चुकी है। देखना होगा इस उपचुनाव के मंथन में निकलता क्या है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।